एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन चैप्टर 8, उसमें एक ही एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं अपन 8। सुनते जाना है और देखते जाना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 25 मीटर हाई पिलर एट द टॉप ऑफ tower, angle of elevation is same as the angle of depression of the foot of tower, then height of tower is वापस from the top of 20 meter high pillar, 25 मीटर हाई पिलर बना दिया है, ये रहा। उसके बाद कह रहा है from the top of 20 meter high pillar at the top of tower, angle of elevation is same as the angle of depression। एक टावर है, इसके टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों कैसे हैं? सेम है। ऐसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ये जमीन है, ये जितना डिग्री का बन रहा है उतना यहाँ बन रहा है। कितना बन रहा है पता नहीं। क्या पूछ रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट फाइंड करनी है। ये है क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 25 मीटर का पिलर था, उस पिलर के टॉप पे चढ़ गए। एक टावर था तो डेफिनेटली पिलर के ऊपर तो टावर होगा नहीं। अगर पिलर के ऊपर ही टावर होता तो तुम पिलर पे चढ़ कहाँ से जाते? तो टावर क्या होगा? पिलर के तो सामने होगा या पीछे होगा? पीछे होगा तो यूं घूम जाओगे, सामने कर लोगे। अगर ये तुम्हारे ख्याल है तो बता रहा हूं मैं तो, वरना आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि पिलर के सामने टावर है, आपने पिलर पे चढ़ करके टावर के टॉप को देखा, थीटा एंगल बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन। आपने वहीं से एकदम टावर के फुट को देखा, यार बहुत ऊंचा है, करते ना कई बार अपन ऐसे। तो नीचे देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था, वो भी थीटा था, सेम थे दोनों एंगल। फाइंड द हाइट ऑफ टावर करना है। अब यहाँ पे अपन को थोड़े से लॉजिक लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ 25 है तो ये भी 25 रहेगा। इस पे हम कल बात कर चुके हैं। क्या बात करी थी? हमने कहा था कि अगर मैं 6 मीटर का हूँ या 5 मीटर का हूँ, जितने का भी हूँ, तो मेरे को यहाँ पे लग के दीवार से लगा दोगे और ऐसे मार्क कर दोगे तो ये हाइट भी उतनी होगी जितनी मेरी है, अलग थोड़ी ना हो जाएगी। तो यहाँ 25 है तो एज इट इज़ ये भी 25 होगा। सोचने वाली बात है, लॉजिक की बात है। अब जो ये पार्ट बच रहा है इसको अपन एच लेट कर लेते हैं और अपन किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? एच फाइंड करने पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि अपन को हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। पर एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब आप एच फाइंड कर लेंगे तो उसके अंदर 25 ऐड करना है, क्योंकि ये जब हाइट में 25 ऐड होगा तभी पूरी टावर की एक्चुअल हाइट आएगी। ये इस क्वेश्चन की रूपरेखा है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कल बता दी था, पी बी पी एच एच बी साइन कॉस टेन कॉट। इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ती, इन तीन से ही आता है। जिन दो रेशियोज को लेकर के बात हो रही है उन दोनों से अपन को क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ये बेस एक्स लेट कर लेता हूँ, जमीन है तो कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगा टावर में और पिलर के बीच में। अगर बिल्कुल पिलर से टावर एकदम सेट अटैच है तो आप यूं करके देख ही नहीं पाओगे उसका ऊपर, और देखे कोई भी तो पूरा एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये मान रहे हैं कि कुछ डिस्टेंस पर, वो डिस्टेंस एक्स है, उसी एक्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब आगे बात समझ में, क्वेश्चन क्या है? अब बहुत ही सिंपल सा इसका कैलकुलेशन है। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर और बेस को लेके लिख दिया tan थीटा h अपॉन x। यहाँ 25 है तो ये 25 है, ठीक है। यहाँ पर थीटा बन रहा था तो ये पैरेलल लाइन है, देखो। तो आपको कल सिखा दिया, और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जमीन है, उसके ऊपर छत है, तो क्या ऐसा कि छत टेढ़ी है? वो ठीक पैरेलल है जितना मेरा फ्लोर है उसके। तो अगर यहाँ पर x है तो ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ पे भी कौन है? थीटा है। इसमें भी परपेंडिकुलर और किसको लेके बात हो रही है? बेस को लेके बात हो रही है। अगेन tan थीटा
25/x। एक बार अपन ने tan थीटा इसमें पुट किया है, ये एंगल है थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पर नंबर 1। एक बार अपन ने ये थीटा यहाँ पहुँचाया है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, डिप्रेशन वाला। अपन ने बोला tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसको लिखा है यहाँ परपेंडिकुलर, इसमें 25 है तो 25/x। दो बातें हो गई, दोनों तरफ थीटा थीटा की एंगल तो उसने हमें बताया नहीं था, उसने बोला एंगल सेम है, एंगल थोड़ा बताया है तो आप एंगल तो लिख नहीं पाओगे। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, फ्रॉम 2 to 1 आपको यहाँ से उठा करके ये यहाँ पुट कर देना है। तो 25/x मैंने किस जगह पुट किया, 10 की जगह पे, और h/x ऐसा का ऐसा ही, x से x कैंसिल आउट हो गया, h इक्वल्स टू क्या आ गया 25, यानी कि इतनी सी हाइट कितनी है 25। तो हाइट ऑफ टावर क्या हुई, हाइट ऑफ टावर इज 25 प्लस h, 25 और h भी 25 आया है, तो कितनी हो गई हाइट ऑफ टावर 50 मीटर। दिस काइंड ऑफ सम आर देयर एंड 50 इज ऑप्शन है डी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड and length of its shadow is 1:3, then angle of elevation of sun is। अब आप सोच सकते हो इसको, एक वर्टिकल रॉड है, मैं यही सोच रहा था, मैं रोड बोल रहा था उसको, एक्चुअल में ऐसा बोलने में मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि मैंने कहा वर्टिकल रोड कैसे हो सकती है दोबारा सोचा, अरे भैया रॉड है, वर्टिकल रॉड ऐसा है, उसकी शैडो कल बात कर चुके, शैडो यूं ही बनती है हमेशा। वर्टिकल रॉड और शैडो, रॉड की हाइट h, शैडो x, ऐसा लेट कर लेते हैं, और यहाँ पे ऑटोमेटिक ये लाइन मिलानी पड़ जाती है, आपको पता है, बता दिया। एंगल फाइंड करना है सन का, यहाँ पर सन है, यही होता है, दूर होता है तो पास बना देते हैं, इतना पास थोड़ी ना रॉड के जाएगा, तो ऐसे बना देते हैं डायग्राम में। इन दोनों का रेशियो गिवन है, देखो अगर यहाँ पर कोई एंगल थीटा बन रहा है, यही एंगल ऑफ एलिवेशन है सन का, सन यहाँ पर होगा ना, तो ये लाइन यहाँ तक जाएगी, यही एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो आप लिखते हो क्या, tan थीटा इक्वल्स टू p/b, क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर आपने लिखा tan थीटा, थीटा आपको फाइंड करना है, p कितना है h/x, ना तो h पता है ना x पता है, पर एक्चुअल में पता है, उसने हमें रेशियो दिया है। देखो वापस पढ़ो, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ शैडो इज 1:3। वर्टिकल रॉड की लेंथ है h और शैडो की लेंथ है x, इनका रेशियो है 1/√3। इसका मतलब ये रेशियो हटाकर कैसे लिखते हैं, h/x, यानी कि 1/√3, यानी कि h/x कौन है, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। यहाँ पुट कर दिया, h की जगह पे 1, x की जगह पे √3, या समझ लो h/x की जगह पे क्या पुट कर दिया 1/√3। अब आपको ये थीटा एंगल फाइंड करना है, तो अपन लिखेंगे कि 1/√3 tan में किसकी वैल्यू है, tan 30 की, मीन्स थीटा इज 30। नाउ कंपेयर द थीटा ऑफ बोथ साइड, इसका थीटा थीटा रहेगा, इसका थीटा 30 हो जाएगा। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज देयर। नाउ another one is question number 10. Question number 10, the slope of a hill make an angle of 60 degree. Slope of a hill make an angle 60 degree with the horizontal axis if to reach at the top is 500 meter distance away to have to covered, then height of the hill is। अब आप समझ सकते हो, ऐसे दिखती है पहाड़ी, ऐसे बना देता हूँ आपके लिए, है ना। अब ये कह रहा है कि अगर इसको यहाँ से आपको इस पे जाना है ऊपर तक, तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 500 मीटर ऊपर तक जाना है, टॉप तक, तो ये आपके लिए हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। अच्छा, पहाड़ी की हाइट या तो आप यहाँ से इंच टेप ऐसे रख के निकालो, या फिर आप पहाड़ी के अंदर जाओ खोद के, फिर वहाँ से इंच टेप लगा के टॉप तक निकालो,
कैसे हाइट फाइंड करोगे फिर? अगर किसी हिल की हाइट फाइंड करने को बोल दिया जाए तो हाइट तो बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, अब कैसे फाइंड करोगे? या तो एक तरीका तो यह है कि पहाड़ी के अंदर घुसो, नीचे से बीचों बीच पहुंच के फिर ना एक ऐसे सुराख कर दो, ठीक टॉप तक निकलना चाहिए तुम्हारा वो जो भी है, जो तुम ड्रिल कर रहे हो ना पूरा भाई, ड्रिल मशीन से तुमने ड्रिल कर दिया ऊपर तक, वहां तक लोहे का पाइप पहुंचा दिया कि साहब इतनी लेंथ लोहे के पाइप की थी तो ये पहाड़ी की हाइट है। एक तरीका तो ये है। अब ऐसा करोगे कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम एक्चुअली पहाड़ी के साइड में जाएंगे प्लेन पे, और वहां से परपेंडिकुलर जो इंच टेप या कुछ भी है उससे हम उसकी लेंथ को मेजर करेंगे जहाँ तक पहाड़ी का टॉप जा रहा है। इजी तो वो है ना, पहाड़ी के अंदर घुसेंगे, ड्रिल मशीन मंगाएंगे और फिर काटेंगे, पता नहीं कितने दिन लगेंगे, तो पहाड़ी की हाइट ही नहीं पता होगी। तो ये एक इमेजिनेशन है यहाँ पर। ये जो इसकी स्लैंट हाइट है तिरछी वाली, इस पर चढ़ोगे ना तो 500 जाना है, हाइट पता नहीं है। प्लेन के संग जो ये एंगल बनाती है वो इसमें गिवन है, कितना है 60 डिग्री। अब मैं आपको ये बनाने के बाद एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या लिखा है वापस, द स्लोप ऑफ ए हिल मेक 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है, इसके संग ये पहाड़ी की स्लोप है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है 60 डिग्री। इफ टू रीच एट द टॉप, अगर टॉप तक पहुंचना है तो अंदर से तो पहुंच नहीं जाओगे, अलग से भी कहीं उड़ के नहीं पहुंच जाओगे, चढ़ चढ़ के ही पहुंचोगे। ये लॉजिक लगाने पड़ेंगे क्वेश्चन पढ़ते वक्त। यार चढ़ के तो पहुंचोगे, उड़ के पहुंच जाओगे कैसे नहीं, शू पहाड़ी के टॉप पे आ गए, ऐसा नहीं होने वाला। चढ़ के जाओगे तो ये वो वाली लेंथ है, स्लैंट वाली 500 मीटर। हाँ मैं बाद में बात कर लूंगा शक्तिमान की कुछ क्या बने क्या नहीं बने। अब आपको ये ना ये हाइट फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एच फाइंड करना है। तो आपको क्या दिख रहा है सर, हाइपोटेनस गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर को लेके आपने बोला था साइन थीटा, तो यहाँ पे अपन साइन थीटा लिखने वाले हैं, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस लिखने वाले हैं, साइन 60 पुट करने वाले हैं, परपेंडिकुलर एच, हाइपोटेनस इज 500, साइन 60 इज √3/2। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, 10 के 10 सम में ऐसी हुई है। इधर भेजना है 500 √3/2h। जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, क्या हो गया 2 से काट देंगे, 250 हो जाएगा। 250 √3 मीटर हाइट ऑफ द हिल, परपेंडिकुलर हाइट इज 250 √3 मीटर। जब ये सारे सम हो जाएंगे ना 28 30 जितने भी 40 45, मैं सबके डायग्राम वहाँ से शुरू करके वहाँ तक सारे बना के दिखाऊंगा आपको, इसमें सिमिलरिटी दिखाऊंगा कितनी सिमिलरिटी है। और कैलकुलेशन आप बार बार देख रहे हैं, आपको बस इतना सा देखना होता है, डायग्राम आपको बताया ना तो केवल आपको इतना सा देखना होता है कि मुझे क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है। यहाँ पर मुझे हाइट फाइंड करनी थी, बेस मुझे गिवन नहीं था, मैंने खुद बनाया क्योंकि दो बातें नहीं होंगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैंने tan थीटा लगा दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस के कारण, है ना। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन अलग था इसलिए दोनों बार, एक बार थीटा इसके लिए लगाया, एक बार थीटा इसके लिए फाइंड किया। तो x की वैल्यू यहाँ पे tan थीटा 25/x, यहाँ पे tan थीटा h/x, दोनों को कंपेयर करा दिया क्योंकि एंगल नहीं था, एंगल फाइंड करना था। एंगल था नहीं और एंगल फाइंड नहीं करना था, मतलब h फाइंड करना था, कंपेयर करा करके अपन ने h निकाला। ये कुछ लॉजिक वाले सम है, एक दो ये ज़्यादा नहीं है, बाकी सारे एक जैसे हैं, ठीक है ना। इसमें अपन को उसने बोला हाइट और बेस का रेशियो 1:√3, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने लिख के दिखाया कि हाइट h है, बेस x है, तो h/x इज 1:√3। फिर अपन ने यहाँ पे लिखा कि अगर यहाँ पे एंगल थीटा बनता है सन का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा p/b। यहाँ पे p कौन है, h है, बेस x है, तो h/x, और h/x की वैल्यू तो हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, तो हम यहाँ से उठाएंगे h। रेशियो का मतलब होता है अपॉन, h/x 1/√3, 1/√3 यहाँ पे एज इट इज पुट कर देंगे। tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 देखते ही आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि आपको मालूम है tan में 1/√3 किसकी वैल्यू है, tan 30 की। तो आप इसकी जगह पे क्या पुट करोगे, tan 30। ये कहाँ से देखने को मिलेगी, टेबल बनवाई थी 6th चैप्टर में, वहाँ से। अगर अभी किसी को नहीं बनी हुई है तो वो टेबल अभी वहाँ से फॉलो कर सकता है, फिर उसको टेबल बनाना और बता देंगे दोबारा, ये चैप्टर हो गया, नहीं तो एक पर्टिकुलर टेबल बनाना सिखा देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक पहाड़ी थी तो अपन ने पहाड़ी जैसा बना दिया, पहाड़ी में से स्लोप होता है दुनिया, हम ड्राइंग करते हुए आ रहे हैं, बचपन में ऐसे करके हम बनाते थे पहाड़ी, फिर यहाँ बीच में सूरज उगा देते थे, यहाँ चिड़िया उड़ा देते थे, है ना। ये वाली ड्राइंग तो सबने बनाई होगी यार। फिर ऐसे करके इसमें भूरा रंग, ब्राउन कलर, ये पीला, येलो, फिर एक झोंपड़ी और बनाए देते थे और झोंपड़ी में से रास्ता निकाल देते थे। ये सबने बनाया है यार, ये ऐसा कोई नहीं है। मतलब कोई अगर कोई बहुत बड़े लोग बन के बैठे होंगे ना, बड़े बड़े, धोनी, विराट कोहली, उन्होंने बनाया होगा ये, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहाड़ी ऐसे ही बनाते हैं, इसलिए अपन ने अभी भी वैसे ही बना दी। ये स्लोप है, 500 मीटर रीजन बता दिया, आप डायरेक्ट उड़ के तो जाओगे नहीं, चढ़ के ही जाओगे। इस तरीके से हमें हाइट फाइंड करनी थी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के संग 60 था, हॉरिजॉन्टल ये जो जिस पे अपन खड़े हैं वही है, पहाड़ी भी जमीन पे होती है, हवा में नहीं होती, तो उसके संग वो एंगल बना रही है। सर ये कैसे देखा होगा, पहाड़ी तो सब मोटा था। मैंने कहा एक इमेजिनेशन लेते हैं, उसका केवल सिमेट्रिक पार्ट लेते हैं कि ये पहाड़ी है, सिमेट्रिक पोर्शन ले लिया और वो एंगल कैलकुलेट कर लिया कि वहाँ पे 60 डिग्री है ना। ऐसा नहीं तुम सोचने लग जाओ कि पहाड़ी का तो पत्थर ऐसे वैसे कैसे एंगल फाइंड किया, उसका सिमेट्रिक ले लिया, एक मतलब ट्राइंगल बना के ले लिया और उसमें मेजर कर लिया कि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है। इस तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 तक अपने सब क्या थे, ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेंगे, हमें टिक विक नहीं करना है, हमें कैलकुलेट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से आपके मेजर प्रॉब्लम शुरू होती हैं। प्रॉब्लम मतलब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम शुरू होती हैं। 11th इज क्वेश्चन नंबर 11। मैं फिर इसको रीड कर रहा हूं। अ टावर इज वर्टिकल प्लेस ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक वर्टिकल टावर है, देखें इधर डायग्राम, क्वेश्चन पढ़ के कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है ये सीखें। वर्टिकल टावर है, बना दिया। फिर कह रहा है हॉरिजॉन्टल पे, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर इज 45। इस टावर की शैडो यहीं तो बनेगी, कितनी बार सर बोल चुके, कितनी, 45। सन का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन 30 डिग्री। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको वो एंगल गिवन नहीं था। यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, एक फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी एंगल गिवन नहीं था, उसमें यह था कि शैडो और हाइट दोनों सेम है। इसमें हाइट, अब वही क्वेश्चन को घुमा घुमा के आपसे पूछ रहा है। अब समझ पा रहे हो, इन चीज़ों को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस बार वो क्या कह रहा है कि टावर की हाइट नहीं पता, शैडो की लेंथ बता दी 45 और एंगल भी खुद बता दिया। फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा था, जितना टावर की हाइट है उतना ही शैडो की लेंथ है, एंगल नहीं बता रहा था, कहता है एंगल बताओ। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा था कि जो लेंथ है वर्टिकल पिलर की और शैडो की, उनका रेशियो दे रहा था और एंगल नहीं बता रहा था, कह रहा था एंगल बताओ। अब इसमें क्या कहता है कि हाइट एच है, हाइट पता नहीं है, शैडो की लेंथ 45 है, एंगल 30 है, हाइट बताओ। पर बार बार परपेंडिकुलर और बेस को लेके बात हो रही है, तो अपन लिखने के वाले tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30, परपेंडिकुलर इज h, बेस इज 45, tan 30 इज 1/√3। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पर आ गया था tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। तो अपन ने इसकी जगह पे क्या पुट किया, tan 30, क्योंकि अपन को एंगल फाइंड करना था। तो अपन ने कहा दोनों तरफ tan है, नाउ कंपेयर द थीटा ऑफ बोथ साइड। पर अब इस क्वेश्चन में देखो आप, इसमें tan 30 बन रहा है, तो आप उसकी जगह पे 1/√3 लिख रहे हो। आप ऐसे सोच सकते हो कि जब हम tan 30 की जगह पे 1/√3 लिख सकते हैं, तो 1/√3 की जगह पे tan 30 क्यों नहीं लिख सकते? तो हमने इधर 1/√3 की जगह पे tan 30 लिख दिया था, है कि नहीं। और यहाँ पर tan 30 है, तो अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, क्योंकि एक्चुअल में इसके दूसरी साइड जो है हमारे पास वैल्यूज हैं। तो इस बार हमने tan 30 की जगह 1/√3 लिख दिया। ये वैल्यूज सब टेबल में है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ पहुँचेगा 45√3 इक्वल्स टू h। 45√3 ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 45√3 अपॉन 3, 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 15√3 इज आंसर। 15√3 इज हाइट ऑफ द
टावर, ठीक है, 15√3 जिसकी हाइट है टावर की, उसकी शेडो क्या होगी 45 मीटर लेंथ की होगी। मुझे नहीं पता पीछे आंसर्स कैसे हैं, पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप √3 की जगह पे 1.732 भी पुट कर सकते हो। √3 की जगह पे 1.732, √3 इज 1.732, मल्टीप्लाई करेंगे तो और एक्यूरेट आंसर आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट लेंथ आ सकती है। 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45 एंड 3 8, 15 7 ज़ा 105, 105 और 4 109, 10, 15 1 ज़ा 15 और 10 25, 1 2 3, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद में पॉइंट 25.980 मीटर। पॉइंट वाले मल्टीप्लाई में कई बार देखा है बच्चे रुक जाते हैं, जो भी हैं, है ना। तो बहुत ही सिंपल होता है, आप इसको ऐसे समझें कि पॉइंट है ही नहीं, और 25 से पूरी डिजिट को मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद आप देखें कितनी डिजिट के बाद में पॉइंट है, 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद में पॉइंट पुट कर दें। वेरी सिंपल। हर बार जब भी ऐसे कोई मल्टीप्लाई आते हैं, डिवाइड आते हैं, वो आपको हमारे द्वारा करा के दिखा दिए जाते हैं। इस तरीके से आप ये नोट कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को। यहाँ से और करीब से दिखा देते हैं। इस तरह का समय बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है पास से। आवाज़ तो आ रही होगी। कल ये नीचे का शो नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं। 15√3 यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। इधर 15√3 इधर ये रहा, 15√3 ऊपर भेज दिया। यहाँ पर ये 15√3 लिखा है, तो इधर 15√3 एंड √3 इज 1.732। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखो क्या लिखा है, पढ़ देता हूं एक बार लाइन टू लाइन, आप उंगली रख लो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, लिसन, द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू विंड स्ट्रोम। अपर पार्ट साफ साफ बोल दिया, अपर पार्ट, ये ट्री है, अपर पार्ट इसका यहां से ब्रेक हो गया। क्या के कारण? आंधी के कारण। आंधी आई, पेड़ टूट गया। आंधी आई, पेड़ टूट गया ड्यू टू विंड स्ट्रोम। अब ये टूट जाएगा तो सर ये टूट के बाद भी खड़ा रहे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये गिरेगा। तो ये कैसे गिरा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? द अपर पार्ट ऑफ ट्री ब्रेक ड्यू टू विंड स्ट्रोम एंड इट मेक एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ये टूटा यूं टॉक 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 ठम, और ये नीचे गिरा ना तब, तो इसने यहाँ पर जमीन को टच किया ऐसे, ये गिर चुका है एक्चुअल में, नीचे आ गया है अब, और जहाँ पे इसने टच किया है ग्राउंड को, वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है? 60 डिग्री। एक्चुअल में ये जमीन है, ये तो होगी। अब वो हमसे पूछ रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 10। जो बॉटम है ट्री का, उससे जहां पर उसने ग्राउंड को टच किया है ट्री ने टूटने के गिरने के बाद, वो 10 मीटर है। वो डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। फिर क्या बोलता है? फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। √3 इज 1.732 गिवन है। ओरिजिनल हाइट का मतलब ये जो पूरी हाइट थी सबसे पहले टूटने से पहले, वो फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? पेड़ खड़ा हुआ था, आंधी आई, पेड़ का बीच में से अपर पार्ट टूट गया, टूट के ऐसे गिरा, गिरने के बाद उसने जमीन को टच किया, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाया। ये एक पार्ट है जो सीधा खड़ा हुआ है, और ये ऊपर वाला पार्ट करके ऐसे करके ये नीचे आगे गिरा, और ये ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल की शेप में आ गया। हमें सारे डायग्राम राइट एंगल में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर हम जानते केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करना, और कोई मैथ हम इसमें जानते भी नहीं है, तो हम ऐसा ही बनाएंगे। अब सुनो, जो ये पार्ट बच गया है ना, ये जो अभी ट्री है मौजूद, उसको मैंने H मार्क कर लिया। इतनी हाइट को क्या मार्क कर लिया? H। और जो पार्ट ऊपर टूटा है उसको मैंने X मार्क कर लिया। एक्चुअल में यही पार्ट नीचे टूट के गिरा है, तो ये X पार्ट इधर भी है, यही तो है ये लेंथ। अब मुझे ये दोनों H और X निकालने हैं। बाद में इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा?
ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। और इसको फाइंड करने के लिए मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी है, बहुत सिंपल सा जो मैं देख रहा हूँ कि परपेंडिकुलर है और बेस है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस गिवन है, इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। ये वर्ड प्रॉब्लम है भैया, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको समझना, अपनी ऑब्जर्वेशन से डायग्राम बनाना। कैलकुलेशन तो सबकी सेम है। देखो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा इज 60, परपेंडिकुलर इज h एंड बेस इज tan 60 इज, टेबल में देखोगे √3 h अपॉन tan क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे tan √3 इक्वल्स टू h एंड √3 इज 1.732, पॉइंट आगे हो जाएगा 17.32 मीटर h। अगर यहाँ पर उधर इसमें नहीं आ रहा है तो इधर देख सकते हैं tan √3h, √3 1.732, तो ये हो जाएगा पॉइंट 10 के कारण इधर हो जाएगा 17.32। इधर भी नहीं आ रहा है तो इधर देख लें, ये हो गया tan √3 इक्वल्स टू h, √3 इज 1.732, पॉइंट इधर मूव हो जाएगा 17.32 मीटर। ये वाली हाइट आई है जो ट्री अभी बाकी है, और जो टूटा हुआ है वो x है, उसको भी फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड होगा, अब वो टूटा हुआ पार्ट, ब्रोकन पार्ट क्या बन चुका है, x, हाइपोटेनस बन चुका है। हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो सकता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा, तो अपन ने क्या पुट किया, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, थीटा इज अगेन 60, बेस इज 10 एंड हाइपोटेनस इज x। अब cos 60 इज 1/2, 1/2 कहां से आया सर, बच्चा प्रश्न हो जाने के बाद में पूछता है 1/2 कहां से आया। ये टेबल में गिवन होती हैं cos 30 sin 30, इन सब की वैल्यूज वहां से देखा जाता है, वहां से पुट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 20, तो इधर भेजा, इसको इधर भेजा, x इक्वल्स टू 20। अब क्योंकि मुझे टोटल हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना है, तो मुझे h प्लस x करना है। h मेरे पास आया था 17.32 और x मेरे पास आया है 20, तो 17.32 मीटर, सॉरी 37.32 मीटर ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था वही बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, तो हमें फ़ायदा रहता है, क्योंकि हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली हम एक्सरसाइज जब शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो करते ही हैं, तो कम से कम हमारे को क्या रहता है, रिमाइंड रहता है। फिर वो कहते हैं अरे ये तो अपनी वो ये तो आता है अपन को, ये बात कर दो। क्वेश्चन नंबर 13, नाउ 13 इज, ये नहीं जाएगा अभी, है ना, ये नहीं हटाऊंगा। इधर देखें प्लीज, नाउ 13, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज, जब मैं पढ़ रहा हूं तो बुक में देखें क्वेश्चन नंबर 13 और उस पर उंगली रखें। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अनफिनिश्ड टावर, एक टावर बनाया जा रहा है पर कंप्लीट नहीं हुआ, काम चल रहा है, तो एक टावर, ये इस पे काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ ये। फिर कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अनफिनिश्ड टावर, एक पॉइंट है ग्राउंड पर, वो इस अनफिनिश्ड टावर से कितना अवे है, 120 मीटर अवे। ये पॉइंट है P, इसको डिनोट कर देते हैं। ये A भी टावर है, अनफिनिश्ड है, अभी काम चल रहा है, पूरा होगा तो और ऊंचा हो सकता है। अब देखो क्या लिख रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी 30।
तो इस पॉइंट से ये पाया गया कि इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30। टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, ऐसा पाया गया। क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। आगे पढ़ते हैं। फाइंड हाउ मच हाइट और टावर हैव टू बी इंक्रीज सो दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट बिकम 60। मतलब क्वेश्चन का ये है कि इस हाइट को मैं कितना और बढ़ाऊं, इस टावर की कितनी हाइट और बढ़ाई जाए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाए। ये पूरा एंगल कितना हो जाए 60 डिग्री। मैं वापस दोहराता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ना, उसको समझना और अपनी ऑब्जर्वेशन को इस बोर्ड पे इस डायग्राम को ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के लिए। मैंने बड़े धीरे से क्वेश्चन को पढ़ा। एक टावर था, अनफिनिश था, उससे 120 मीटर अवे एक पॉइंट था, उस पॉइंट से उस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। अब वो पूछता है कि हम टावर की हाइट को कितना इंक्रीज करें, काम तो चल ही रहा है, कितना इंक्रीज करें। तो वो ये चाहते हैं कि इस पॉइंट से इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहे 60 डिग्री। ऐसी चीज़ों की ज़रूरत कहाँ पड़ती है सर? जब हम इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, हम कुछ वर्क कर रहे होते हैं, तब ऐसे मापदंड रखे जाते हैं कि इस जगह से ये इतना ऊंचा होना चाहिए, इस जगह से इसका एंगल इतना ही बनना चाहिए। समझ रहे हो? ये यूँ समझ लो, एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन दे सकते हैं। मान लो ये फिसल पट्टी थी, पहले छोटे बच्चे आते थे तो ये इतनी थी, 30 डिग्री के एलिवेशन पे थी। अब वो बच्चे बड़े हो गए, तुम जैसे हो गए, अब वो इस पर झूलने के लिए आते हैं। उनको क्या करते हो, जैसे इस पर बैठते हैं ना, उनके पैर ही ज़मीन में पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा इसको ऊंची करी जाए। कितनी ऊंची करी जाए? इतनी करी जाए कि ये एंगल 60 डिग्री हो जाए। तो ऑटोमेटिक कितनी ऊंची करी जाए कि एंगल 60 डिग्री हो जाए? तो ये वाली हाइट फाइंड नहीं है ना अपन को, इसके लिए रिक्वायरमेंट आ गई ना। अगर आप मैथ्स के विद्यार्थी हैं तो आप यहाँ पे कहेंगे कि मैं बताता हूँ कितनी ऊंची करनी है, 2 मिनट रुक। आप फट से कैलकुलेशन लगाओगे और करके दिखा दोगे। ऐसा है, ये हाइट फाइंड करनी है। इसको आप h डैश भी बोल सकते हो। इस वाली हाइट यह पता नहीं है, इसको आप h रहने दो, इसको h डैश बोल देते हैं। इन दोनों, ये दोनों ही हाइट हैं और दोनों हमें नहीं पता, पर हमें फाइंड कौन सी करनी है, कितना टावर को इंक्रीज करें, ये पार्ट पता करना है, ये वाला। समझ पा रहे हो क्वेश्चन? फिर सर इसको h क्यों लिख रहे हो आप? मैंने कहा अगर कुछ इधर कुछ होगा ही नहीं तो जब मैं परपेंडिकुलर लिखने जाऊंगा तो इस लेंथ की जगह पे क्या लिखूंगा, जब मुझे लेंथ पता ही नहीं है। तो जैसे मान लो इन दोनों को लेकर के परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया मैंने। पहले तो छोटे ट्राइंगल में लगाया 30 डिग्री में, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये, बेस ये है। अब tan थीटा लिख दिया यहाँ पर, ये 30 छोटा वाला, ये वाला है ना। परपेंडिकुलर के लिए यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, या तो फिर मैं ए भी लिखूंगा या फिर मैं इसको डिनोट कर देता हूँ किसी से, एच से डिनोट कर देता हूँ। फिर दो एच तो हो नहीं सकती, तो मैंने इसको एच डैश से डिनोट कर दिया, एच के ऊपर डैश मार्क कर दिया, तो ताकि दोनों में डिफरेंस दिखे। बात समझ में आ रही है? अब समझो, परपेंडिकुलर इज एच एंड बेस इज 120 एंड 30 इज 1/√3। ये कहाँ से आता है सर बार बार? ये हमें समझ में नहीं आ रहा। ये भैया टेबल होती है, दिखाओ। यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है, चैप्टर नंबर 6 में एक्सप्लेन करा है, ड्रॉ करना भी सिखाया है। उस टेबल में से हमने tan 30 लिखा है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 120 अपॉन √3 और h यहाँ पे रह जाता है, और √3 को रैशनलाइज कर सकते हैं, अपॉन में √3 है तो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करके, तो h हो जाता है 120 √3 अपॉन 3। इसको काट देते हैं तो ये 40 टाइम कैंसिल होता है, 4 3 12, 40 √3। तो h फाइंड होके आता है, ये वाला पर्टिकुलर h आता है 40 √3। पर सर ये h थोड़ी ना फाइंड करना है। मैंने कहा एग्जैक्टली ये h नहीं फाइंड करना है, फाइंड ये h करना है। तो आपने ये वाला h क्यों फाइंड कर दिया? मैंने कहा पता चलेगा तुम्हें जब मैं जाऊंगा नेक्स्ट 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री के लिए कौन सा एंगल यूज होगा? ये पूरा। तो परपेंडिकुलर कौन सा यूज होगा? ये पूरा। अब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ सकती हैं कि साहब आपन को तो इतनी सी हाइट फाइंड करनी है, तो इतना सा लो ना, काम खत्म करो। मैंने कहा नहीं,
ये शेप जो है ये ट्राइंगल थोड़ा ना हुई राइट एंगल, हमें तो राइट एंगल ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो ये पूरा ऐसे बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल। हमें इसको थोड़ी देर क्या करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। tan 60, तो जब हम tan 60 पुट करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी हमें √3। परपेंडिकुलर हमारा ये पूरा होगा, यहाँ से यहाँ तक तो h था और यहाँ से यहाँ तक h डैश, तो h प्लस h डैश लिखना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे बेस हमको लिखना पड़ेगा 120, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 120 √3 h प्लस h डैश। कॉमन सेंस ये कहता है कि मुझे h डैश फाइंड करना है। h मेरे पास ऑलरेडी है 40 √3, तो मुझे वो h की जगह पे पुट कर देना चाहिए 40 √3। जब मैं वो पुट करूंगा, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ h, ये हटाना है ना, तो यहां पर हो जाता है 120 √3, h इज 40 √3 एंड इधर हो जाता है h डैश। अब आप बड़ी इजीली h डैश कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे सर? मैंने कहा 40 √3 को इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। 120 √3 माइनस 40 √3 इक्वल्स टू में h डैश। जब पॉजिटिव टर्म इधर ट्रांसफर होती है तो वो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव हो गई। 120 में से 40 √3 माइनस कर रहे हैं तो 80 √3, h डैश इज 80 √3। यानी कि सर आप इस टावर, जो अनफिनिश टावर है इसमें काम चल रहा है, उसको आप 80 √3 और बना दोगे तो डेफिनेटली इसका एंगल इस पॉइंट से कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। मैंने कैलकुलेट कर लिया, ऐसे बोल सकते हैं आप। अच्छा, √3 की जगह पे वैल्यू पुट करके भी रखना होगा क्या सर? मैंने कहा कर लो, कोई इशू नहीं है। h डैश इक्वल्स टू 80 √3, सो h डैश इक्वल्स टू 80 √3 इज 1.732। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 × 16। मैंने क्या कहा था, पॉइंट वाले मल्टीप्लाई में परेशान नहीं होना, पहले सिंपल डिजिट समझ के मल्टीप्लाई कर लो। 8 × 16, 8 × 24, 125, 2, 8 7 56, 258, 8 1 8 और 50, 5, 13, ये 0 यहाँ, ये वाला। अब कितने डिजिट, 1 2 3, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद में क्या लगा देते हैं अपन, पॉइंट। 138.56 मीटर, यानी कि 138.56 मीटर आप उस टावर को और बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली वहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से 60 डिग्री। कॉपी कर सकते हैं आप। ये पूरा तक क्यों नहीं आता इधर, अब आ रहा है। कितना हो गया यार, ये ज़्यादा कैसे दिख रहा है मुझे टाइम?